हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस और साल्ट्स को पढ़ रहे थे, आज इसका पार्ट 3 आ गया है। क्लियर। हमने इसके पहले वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है या फिर एसिड मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वीडियो का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर। तो बारी बारी से आराम आराम से धीरे धीरे सब पॉइंट्स को जो लोग नहीं सुने फिर से एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अभी 2 मिनट के लिए रिवीजन स्टार्ट होता है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सोर होता है और अगर उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन से में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन से टूट जाते हैं। क्लियर। वहीं पे मैंने बेसिस के बारे में पढ़ा था, हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था कि बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं और फील में सोपी और स्लिपरी होते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो ऑक्साइड आयंस में टूट जाते हैं। क्लियर। इसमें हमने आगे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो हमें ये बताए कि कौन सा सब्सटेंस किस नेचर का है, या एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, उससे ही हम इंडिकेटर कहते हैं। ये हमने पढ़ाया था। हमने ये भी पढ़ाया था कि एसिड के कितने इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज करके ये बताए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। इसके मैंने एग्जांपल भी बताए थे कि मिथाइल ऑनियन और वनीला अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल चेंज कर देते हैं। क्लियर। इसके आगे हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर। हमने पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जब भी ये रिएक्शन होता है तो वहाँ पे पॉप साउंड सुनने को मिलता है, जिससे हम ये रियलाइज कर सकते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि ये पॉप साउंड इस कारण से हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। इसमें आगे पढ़ा था कि सारे बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेसिस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसमें मैंने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन करवाया था जिंक के साथ, जिंक में जिसमें सोडियम जिंकेट मिला था और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था। क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब एसिड का रिएक्शन जो हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड्स को हम मेटल के कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर। इसमें आगे पढ़ा था कि जो बाइकार्बोनेट में जब रिएक्ट करता है तो वो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर। इसके आगे हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। क्लियर। इसमें मैंने बताया था कि वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट वाटर बनाए उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो वही रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। जिसमें मैंने बताया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो दरअसल बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है। वो दरअसल किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। तो इतना हमने पढ़ चुका था। अब आगे हम लोग को पढ़ना है एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में। क्लियर। तो आगे पढ़ना है हम लोग को एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड और बेस बिहेवियर में दोनों में एक चीज कॉमन होता है, वो ये कॉमन होता है कि जब हम दोनों को वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। क्लियर? मुद्दा ये है कि जब एसिड वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और जब बेस को डालते हैं तो वो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ? मैंने बताया कि जब एसिड को हम पानी में डालते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। और जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो वो ऐसा नहीं होता है कि सिंगल जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला प्रोड्यूस करेगा। वो क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ जाता है, जिसको वो क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम एक बात और बताते हैं, एसिड हो या बेस हो, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दोनों में ये कॉमन बिहेवियर है कि दोनों अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, स्लाइड्स को देखिएगा, मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। मतलब एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है? ठीक है, तो मैंने बताया कि जो कॉमन है कि दोनों वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते हैं। पहला पॉइंट ये कॉमन है। हाँ, ये अलग बात है कि एसिड जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और जो बेस है वो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। आगे, अब डिसोसिएशन जब होता है तो क्या होता है? एसिड जनरेट H प्लस आयंस इन वाटर। एसिड H प्लस आयन जनरेट करता है और H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकता है। इसके कारण वो क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पे आप देखिए स्लाइड में, हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं H3O प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो कैसा आयन बना रहा है? हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? और हाइड्रोनियम आयन इसीलिए प्रोड्यूस कर रहा है कि एसिड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसी कारण से हाइड्रोजन आयन अकेले तो खुद रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल से जाके कंबाइन हो जाता है। क्लियर? आगे है कंडक्शन के बारे में। हाँ, कंडक्शन के बारे में बताया था मैंने कि एसिड और बेस दोनों में यही कॉमन है कि दोनों अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, वही है, बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल आयंस मेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसेस। मतलब क्योंकि जब एसिड ऐसे रहता है तो स्टेबल रहेगा, जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा, और जब वो आयंस में टूटेगा तभी उस पर क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, तभी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं और बेसेस होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वही लिखा है द प्रेजेंस ऑफ दीज मोबाइल आयंस मेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड और बेस से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर? प्योर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यहाँ पे नहीं करेगा। क्लियर हो गया? दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? यहाँ पे हमने क्या समझा कि दोनों के बिहेवियर में, एसिड हो या बेस हो, दोनों के बिहेवियर में एक कॉमन बात होता है। पहला कि दोनों वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो आयंस प्रोड्यूस करता है। एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और बेसिस जो होता है वो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा कॉमन बात यह है कि दोनों अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर? एसिड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है नॉन एसिड्स। जैसे कोई कंपाउंड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से ये हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये नॉन एसिड है। क्लियर? अब है डाइल्यूशन के बारे में, डाइल्यूशन और आयन कंसंट्रेशन के बारे में। मतलब कि जब हम डाइल्यूशन मतलब जब हम पानी में एसिड को मिला रहे हैं या फिर एसिड में पानी को मिला रहे हैं या बेस को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको एक चीज, डेंजर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डाइल्यूशन में डेंजर दिखा रहा है, मतलब खतरा है। क्या खतरा है वो पढ़ते हैं। बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, जूम कर देता हूं मैं स्लाइड को देखिएगा। बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर। द प्रोसेस ऑफ मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन घट जा रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। फिर से देखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसिड और बेस में वाटर मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन एसिड का और बेस का घट जा रहा है, ठीक है, चाहे वो ऑक्साइड आयन रहे चाहे वो हाइड्रोजन आयन्स रहे, वो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, एसिड और बेस का घटेगा। जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन जो एसिड रहेगा बेस का रहेगा वो घटेगा। क्लियर। अब डाइल्यूशन कैसे करते हैं सर, मुद्दा यहाँ पे कि एसिड में पानी को मिलाते हैं कि पानी में एसिड को मिलाते हैं। यहाँ पे बात ध्यान से रखना है, क्योंकि एसिड जो होता है वो हाईली कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव मतलब बहुत ही खतरनाक नेचर का होता है, वो क्या करता है, डैमेज करता है किसी भी चीज को। क्लियर। इसी कारण से यहाँ पे ये जब भी डाइल्यूशन हम कराते हैं तो ये बात ध्यान रखते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, एक गोल्डन रूल है, ठीक है, कि हमेशा जब हम ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, हमेशा जब भी हमको पानी और एसिड को मिलाना है तो एसिड में पानी को नहीं डालेंगे। क्लियर। ये बात ध्यान रखिए, जब भी हमको एसिड और वाटर को मिलाना हो तो हम एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे, हम वाटर में एसिड को डालेंगे, वो भी स्लोली। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। साफ साफ लिखा है कि नेवर ऐड वाटर टू एसिड, ये कभी वाटर में एसिड को नहीं डालना चाहिए। क्यों? एज द हीट जनरेटेड कैन काउज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड काउज सेवर्ड बर्न्स, मतलब उससे इतना हीट जनरेट होता है कि वो सेवर्ड बर्न्स दे सकता है और उस स्प्लैश दे सकता है। क्लियर। वो जल सकता है, वो फट सकता है, वो हीट जनरेट कर सकता है अचानक से सडन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, हम एसिड में, ठीक है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, मतलब वाटर में हमेशा एसिड को डालेंगे, ना कि पानी में हम लोग एसिड को डालेंगे। क्लियर। दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलिए अगले स्लाइड में आगे पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पीएच स्केल के बारे में। मिल जाइए, इसमें पीएच स्केल निकालता हूँ। हाँ चलिए, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। देखिएगा स्लाइड, पीएच स्केल क्या होता है? सबसे पहले जो पीएच स्केल होता है वो, सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। पीएच जो स्केल होता है वो बेसिकली मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है। क्लियर। ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, जिसमें देखिए पीएच जो है, यहाँ पे देखिएगा स्लाइड को मैं जूम कर रहा हूं ध्यान से। ये जो पीएच है, पीएच, इसमें जो पी है ये स्टैंड करता है पोटेंज के लिए। किसके लिए? पोटेंज। इसका मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और किसका पावर? तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का पावर। ठीक है। ये बेसिकली क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीएच स्केल मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स। P स्टैंड फॉर पोटेंज मींस पावर। पीएच स्केल मेजर क्या करता है? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मेजर करता है, और पीएच स्केल में जो P है उसका मतलब होता है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर। क्लियर। अब देखिए पीएच स्केल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पीएच स्केल बेसिकली 0 से 14 तक होता है। ध्यान से आप देखिए 0 से 14 तक। क्लियर। अब देखिए 0 से 6 तक अगर है, 0 से 6 तक अगर है, मतलब 7 से अगर नीचे है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ध्यान से, अगर
हम पीएच स्केल पे किसी भी सब्सटेंस को या सॉल्यूशन को डालते हैं और वो स्केल जो है 3, 4, 5, 6 दिखाता है, तो अगर वो पीएच स्केल का मान क्या रहेगा, पीएच का मान अगर 5 रहेगा मतलब वो एसिडिक नेचर का है। 7 से अगर नीचे है तो बेसिकली वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और वो जितना नीचे रहेगा उतना ही हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। क्लियर। और 7 से ऊपर रहेगा तो वो बेसिक नेचर का होगा, और जितना ऊपर रहेगा 13 है, 14 है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। क्लियर। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ध्यान से देखिए 7 जो है वो न्यूट्रल है, और इसमें देखिए लोगो दिया हुआ है वाटर का, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर। ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। क्लियर। अब आइए स्लाइड्स पे। बोल रहा है पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो क्या है, न्यूट्रल है। मैं बताया पीएच का मान अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। वहीं पीएच अगर 7 से छोटा है तो कैसा, एसिडिक में है। और जितना छोटा होगा, ऐसे कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 5 है, और कोई एसिड है जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसका पीएच मान 1 होगा। क्लियर। और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर। पीएच अगर 7 से बड़ा है तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। उसमें H+ आयंस कम होते जाएंगे, जैसे ही 7 से ऊपर बढ़ते जाएगा H+ आयंस कम होते जाएंगे। क्लियर। क्लियर यहां तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या होता है, पीएच स्केल क्या मेजर करता है, पीएच स्केल बेसिकली हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। क्लियर। पीएच अगर पीएच का वैल्यू 7 है तो समझ जाइए वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम है तो आप ये समझिए कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा है तो समझ जाइए कि वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। क्लियर। इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, टूथ डीके स्टार्ट बिलो पीएच 5.5। जो हमारा टूथ डीके होता है, दांत जो होता है अगर सड़ना स्टार्ट करता है तो बेसिकली उसका कारण क्या होता है टूथ डीके का, कि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ बहुत सारे एसिड हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, और हमारे दांत में वो क्या करते हैं, जब हमारे माउथ में एसिड कंसंट्रेशन का मात्रा बढ़ जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट होना हो जाता है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम होने लगे। ठीक है, 5.55 से कम होने लगे। हमेशा ध्यान दीजिए टूथ डीके कब होगा, जब हमारे माउथ में 5.5 से पीएच 5.5 से नीचे जाएगा तब टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, ये पता होगा आप लोगों को, पहले पढ़ाया गया होगा कि हमारे पेट के अंदर एसिड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। उसका लगभग क्या रहता है, उसका जो पीएच रहता है लगभग 1.2 रहता है। क्लियर। कितना रहता है, 1.2। 1.2। ध्यान देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डाटा, फर्स्ट डाटा, कि जो टूथ डीके होगा वो बेसिकली कब होगा, जब हमारे माउथ में जो एसिड का पीएच वैल्यू रहेगा वो 5.5 से गिर जाएगा, तो 5.5 से नीचे रहेगा तब टूथ डीके स्टार्ट होना हो जाएगा। दूसरा पढ़ें कि जो हमारे पेट में, स्टोमक में हमारे एक एसिड पाए जाते हैं, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2। क्लियर। किसी को दिक्कत, चलिए आगे। एक्वेटिक जो लाइफ होता है वो भी खतरा में तब आ जाता है जब पीएच जो है, एक्वेटिक लाइफ में दरअसल पीएच जो होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है जब वो ठीक रहता है। लेकिन अगर यही बहुत ज्यादा कमेगा या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो पानी होगा वो एसिडिक नेचर का और बेसिक नेचर का होगा, जो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। तो अगर एक्वेटिक लाइफ को ठीक से रखना तो उसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 तक रखना जरूरी है। क्लियर। क्लियर। आते हैं अपने पुराने स्लाइड्स पे। ठीक है। अब यहाँ पे ये पढ़ लिए
पीएच का डिफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए, पीएच एक स्केल है जो क्या मेजर करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करता है, जिसका रेंज कितना होता है, 0 से 14 होता है। क्लियर। पीएच स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, जिसका मतलब पावर होता है। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, पीएच 7 से छोटा है तो एसिडिक होगा, पीएच 7 से बड़ा है तो कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, वो बेसिकली उसका पीएच 7 से 7.8 तक रहता है। ठीक है, क्लियर, और उतना ही रहना चाहिए। ज्यादा एसिडिक भी खराब है, ज्यादा बेसिक भी खराब है। क्लियर। 5 मैंने बताया 5.5 से अगर नीचे रहेगा हमारा माउथ का तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे पढ़ना है पीएच क्या, टूथ डीके बताया था स्टार्ट व्हेन माउथ पीएच फॉल 5.5 बिलो 5.5। ठीक है, मतलब 5.5 से नीचे रहेगा तो जो हमारा माउथ के अंदर 5 से पीएच वैल्यू से नीचे अगर रहता है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से टूथ डीके करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी स्टिंग। ये पहले हमने पढ़ चुका होगा, जो नहीं पढ़े ध्यान से देखिए कि बी स्टिंग क्या होता है। जब भी हमें कोई बी स्टिंग करता है, मतलब काटता है, चाहे वो मधुमक्खी हो, ठीक है, तो अगर वो डंक मारता है तो उसके जो डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। उसके कारण से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वहाँ पे क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, उस एसिड के पावर को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रब करते हैं, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि बेसिक सोडा जो है वो बेस है, और जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए जब भी बी स्टिंग करता है हम लोग को तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ताकि वो जो बेकिंग सोडा है वो बेस है और वो एसिड के पावर को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर। क्लियर। अब लास्ट एक पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, लास्ट एक पार्ट रहेगा जिसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। आपका एसिड क्लियर हो गया है, बेस क्लियर हो गया, एसिड बेस का जितना भी चीज था वो क्लियर हो चुका है। अब अगले पार्ट में मैं फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, और अगला पार्ट में जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट कल आएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक आप वीडियो देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए, हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, जितने लोग देखें वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज़ ज़्यादा रहते हैं और लाइक्स कम रहते हैं। तो व्यूज़ अगर आप बना रहे हैं तो आप लाइक्स भी बनाइए। आपको एक लाइक कर देना तो ज़्यादा जाएगा नहीं, बस एक टैग कर देना। ठीक है, आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।